दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर चैप्टर का आज हमारा 13th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे जिनमें हमने कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना सीखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अभी कुछ और प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे हम कैपेसिटेंस कैलकुलेशन के ऊपर, बट वो आगे चल के हम देखेंगे, अपकमिंग एपिसोड्स में उनको देखेंगे। आज मैं चाह रहा हूं कि कुछ नए कंसेप्ट्स को डेवलप करें। तो आज हम एनर्जी के बारे में चीज़ों को समझेंगे। हम देखेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटर में हमने देखा कि चार्ज तो स्टोर हो जाता है, अब उसी चार्ज से उसके अंदर एक एनर्जी भी आ जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। उसको हम देखेंगे कि कितनी कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है। दूसरा, जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं, उससे उनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपीयर होता है। उस फोर्स को भी कैलकुलेट हम करेंगे। देखते हैं कि वो फोर्स जो है उसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें वो भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत हम एनर्जी से करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो उसके लिए हमें रिविजिट करना पड़ेगा हमारे एनर्जी के एक्सप्रेशन पे। लास्ट चैप्टर में हमने एनर्जी का कुछ फॉर्मूलेज डिराइव किए थे कि कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो सोचिए कोई रीजन है मेरे पास और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो रखी है। तो उस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है और उस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने कुछ फॉर्मूला डिराइव किया था, मैं आपको याद दिला दूं। सोचिए वो रीजन जो है वो वैक्यूम है, तो ये एनर्जी जो आएगी वो बनेगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। ये तो स्मॉल वॉल्यूम के अंदर एनर्जी स्टोर आएगी, और अगर लार्ज वॉल्यूम है तो उसको फिर आप इंटीग्रल कर दो, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दो। इससे क्या हो जाएगा, जो भी रीजन है उस रीजन के अंदर एनर्जी स्टोर्ड आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो। एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को डी कर दो तो 1/2 डी डॉट ई। तो डी और ई सेम ही डायरेक्शन में आएंगे, तो डी डॉट ई आप कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को डी लिख दिया और एक और ई रह गया, उसको यूं का यूं कर दिया और यहां पे डी वी कर दिया, और ये क्या बन गया मेरा, इसको आप अगेन वॉल्यूम इंटीग्रल कर सकते हो। हाफ को बेशक अंदर दिखा दो बाहर दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी में आप इसको ई को डी की टर्म्स में लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन डी स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट डीवी। ठीक है, और इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। ई को डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर सकते हो, तो डी डॉट डी करोगे तो डी स्क्वायर बन जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट डीवी आप इस तरह से भी लिख सकते हो। इवन आप एनर्जी को आप पोटेंशियल एंड चार्जेस की टर्म्स में भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं मतलब इसी को, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे, अगर आप ध्यान से देखें तो शुरुआत हमने एक नए फॉर्मूले से की थी, 1/2 इंटीग्रेशन क्यू डी वी डी क्यू, इससे किया था। वी क्या था, वी था पोटेंशियल। जो भी चार्ज हमारा कहीं पे अक्यूमुलेट हो रखा है तो उस चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल वहां पे है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, आप ले लीजिए कितना पोटेंशियल है, इनटू दैट डी क्यू चार्ज। जहां पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो उस पॉइंट पे कितना डी क्यू चार्ज है वो ले लो और फिर उसको इंटीग्रल कर दो। उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास एनर्जी स्टोर आ जाएगी। तो इसके ऊपर भी हमने कुछ कैलकुलेशन की थी, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, मुझे उम्मीद है वो समझ आए होंगे आपको। तो इस तरह से भी आप एनर्जी स्टोर को निकाल सकते हो। तो अब हम कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसको हम कैसे देखें। तो चलिए उसके लिए हम पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेते हैं। सोचिए मेरे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके ऊपर हमने कुछ चार्जेस दे दिए हैं। ये मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर कुछ चार्ज को दे दिया है क्यू चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, -Q चार्ज आएगा। असल में ये इनर साइड पे आएंगे भाई, मैंने बाहर दिखा देता हूँ मैं कई बार, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वो इनर साइड पे होंगे चार्जेस। अब इन चार्जेस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे सेटअप हो जाएंगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो बन जाएगा Q/A। ठीक है, चार्ज डेंसिटी बनेगी Q/A डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसमें एयर ले लूं, तो एयर या वैक्यूम ले लूं, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और डाउनवर्ड आएगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है और एरिया ऑफ द प्लेट्स है वो a है। d की वैल्यू में मच लेस देन a ले रहा हूं, तभी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह की आएगी। अब अगर मैं इस रीजन के अंदर एनर्जी स्टोर निकालूं, वो फील्ड लाइन सेटअप हो रखी है, फील्ड लाइन सेटअप हो रखी है, तो एनर्जी स्टोर हो रखी है, तो कितनी एनर्जी स्टोर हो रखी है वो अगर मैं निकालूंगा तो वो बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी
एंड वॉल्यूम इंटीग्रल कर देते हैं। तो ई की वैल्यू तो कांस्टेंट है भाई, ठीक है, तो उसको मैं बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन से एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा, डीवी को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। कौन सा वॉल्यूम लोगे? जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो रखी है वो हम वॉल्यूम लेंगे, फ्रिंजिंग फील्ड को हम नहीं कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो आप बताओ इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया ई स्क्वायर, और डीवी करोगे तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ द प्लेट्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये आ जाएगा। अब जरा देखो, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कर गया, एक एरिया से एक एरिया गया, तो ये क्या बन गया 1/2 क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या बन जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट ए, और ये जो डी है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी इस कैपेसिटर में, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो आपने चार्ज दे के दे दिया और चार्ज यहां पे गिवन है, उससे आपने एनर्जी स्टोर निकाल दी कि कितनी एनर्जी स्टोर इस कैपेसिटर में हो रखी है। अगर मैं इन प्लेट्स के बीच में बैटरी को लगा देता, सोर्स को लगा देता, वोल्टेज सोर्स को, बैटरी बोलना सही नहीं है, वोल्टेज सोर्स बोलिए, तो उस केस में क्या होता? जरा देखिए, यहां पे मैंने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स को लगा दिया है जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है V नोट, ठीक है। प्लेट्स का एरिया अगेन A है और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो D है, और D की वैल्यू मच लेस देन है एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो अब जरा देखिए, अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप चार्ज की टर्म में, देखो पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो चार्जेस भी तो आएंगे भाई, एक ही बात है ना, चार्जेस भी तो अपीयर होंगे, ठीक है। तो या तो आप चार्जेस की टर्म में इसको देख लो, या फिर आप पोटेंशियल की टर्म में ही लिख लो ना। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी V नोट बाई डी। तो यहां पे जो एनर्जी स्टोर आएगी वो आएगी 1/2 इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट इंटू V नोट स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू डीवी। डीवी इज वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम। तो अब ये तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और यहां पे इसको A इंटू डी कर दो, ठीक है। तो एक D से D कट गया, ठीक है। तो ये बन गया 1/2 V स्क्वायर, V नोट स्क्वायर, ठीक है, और ये बन गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो इसको आप लिख सकते हो हाफ C V नोट स्क्वायर। ये मेरी एनर्जी स्टोर आ जाएगी। तो बेसिकली ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब मेरा V नोट कांस्टेंट हो। जैसे कई बार क्या होता है, आप बैटरी को कनेक्ट रखते हो, ऑलवेज सोर्स को ऑलवेज कनेक्टेड रखते हो, और आप इनके बीच की डिस्टेंस को चेंज करते हो। तो अगर आप इनके बीच की डिस्टेंस को चेंज करोगे तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल क्योंकि कांस्टेंट है ना, C मेरा बदल रहा है, तो फिर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो एनर्जी स्टोर्ड को देखने के लिए कि इसके बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। अगर मेरा चार्जेस कांस्टेंट है, कई बार आप क्या करते हो, कैपेसिटर को चार्ज कर देते हो और उसके बाद सोर्स को उससे रिमूव कर देते हो, तो इसका मतलब यहां पे चार्ज कांस्टेंट हो गए प्लेट्स के ऊपर। तो अगर मेरा चार्ज कांस्टेंट है और उसके बाद मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूं, तो क्योंकि Q कांस्टेंट है तो बेहतर है आप एनर्जी स्टोर का ये फॉर्मूला लगाओ। वैसे दोनों से ही सेम ही आंसर आएगा, इसमें यहां पे Q की जगह CV पुट करके देख लो, CV नोट पुट कर दो Q की जगह, अल्टीमेटली यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां से समझ आया कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि सर आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बताया है, ये क्या यही फॉर्मूला आपका, ये जो फॉर्मूला है, क्या यही फॉर्मूला हर जगह पे एप्लीकेबल होगा? अगर डिफरेंट शेप के कंडक्टर में ले लूं तो क्या वहां पे भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? क्या बिल्कुल यही एप्लीकेबल होगा, उसमें C बदल जाएगा बस, बाकी तो सेम ही फॉर्मूला होगा। जरा देखिए कैसे, जरा देखिए कैसे। अगर मैं डिफरेंट शेप के दो कंडक्टर ले लूं, जरा देखिए, यहां पे मेरे पास एक डिफरेंट शेप का कंडक्टर है और यहां पे कोई दूसरी शेप का कंडक्टर है, ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने इनको पहले चार्ज किया और उसके बाद सोर्स को रिमूव कर दिया, या मे बी मैंने सोर्स को कनेक्ट कर रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच अप्लाई कर दिया, दो कंडक्टर हैं, तो कंडक्टर है और बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में कैपेसिटेंस होगा, इनका चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होगी भाई। और इधर क्या बनेगा, इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर मेरा नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है भाई। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएंगी। अब सवाल यहां पे यह है कि अगर मैं पूछूं बताओ कितनी एनर्जी इसने स्टोर कर रखी है, वो कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके ऊपर मान लीजिए Q चार्ज है, तो इसके ऊपर -Q चार्ज होगा भाई, ठीक है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। मैं एक काम करता हूं, इसका पोटेंशियल V1 ले लेता हूं और इसका पोटेंशियल V2 ले लेता हूं।
ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो V नॉट है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा V नॉट है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई इसके ऊपर जो चार्ज है, वो जो चार्ज आया है इस कंडक्टर के ऊपर, उसकी वजह से कुछ एनर्जी स्टोर हो रखी होगी, और इसके ऊपर जो चार्ज अक्यूमुलेट हुआ है उसकी वजह से एनर्जी स्टोर हो रखी होगी, वो निकाल लेते हैं। बस अब निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया हमारा एनर्जी निकालने का। भाई चार्जेस यहाँ पे अक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसमें कुछ एनर्जी तो स्टोर हुई होगी ना, तो इन चार्जेस को अक्यूमुलेट करने में कितनी एनर्जी मेरी स्टोर हुई है ये देख लेते हैं। सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रखी है वो निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालोगे बताओ? सबसे पहले इस चार्ज को देखिए, इस चार्ज को यहाँ पे अक्यूमुलेट करने के लिए कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो मैं इसका DQ चार्ज हिस्सा ले लेता हूं, स्मॉल चार्ज ले लेता हूं DQ, ठीक है। DQ चार्ज क्या होगा? वो होगा आपका रो वी डी वी ले लो या रो एस डी ए, रो एस सिग्मा डी एस कर लो ना, एक ही बात है, क्योंकि सरफेस के ऊपर आ रखा है ना चार्ज। तो मैं ऐसे करता हूं, रो एस मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इनटू ds कर दो, ये मेरा DQ हो गया। और इस DQ को छोड़ के जो भी इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है बाकी चार्जेस की वजह से, वो कितना है? वो है मेरा V1, और 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ये क्या आ गया? ये आ गया इस चार्ज को अक्यूमुलेट करने में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, रीजन में कितनी एनर्जी आ गई है, ये वो है। अब आइए यहां पे इस चार्ज को अक्यूमुलेट करने में कितनी एनर्जी आई है, वो आएगी 1/2 इंटीग्रेशन V2 रो S1 था भैया, और DS1 था, यहां पे रो S2 हो जाएगा, DS2 हो जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी इस चार्ज को अक्यूमुलेट करने में स्टोर हुई है, और दोनों चार्जेस को करने के लिए उनमें प्लस कर दो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, V1 और V2 मेरा बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जरा फोकस कीजिए, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे पूरे को, तो ये बनेगा प्लस Q, और ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा माइनस Q। V2 मेरा बाहर आ जाएगा ना यहां से, तो यहां से बनेगा 1/2 V1, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा प्लस Q प्लस 1/2 V2, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा माइनस Q। तो अब यहां से क्या बन गया? 1/2 V1 माइनस V2 इंटू Q, और V1 माइनस V2 क्या बन गया बताओ जरा? V नॉट। तो हाफ Q V नॉट बन गया, ठीक है। अब Q को क्या ले सकते हो? Q इज इक्वल टू C V नॉट बनेगा भाई, ठीक है। इनके बीच का जो कैपेसिटेंस है वो C होगा कुछ, तो Q की जगह पे आप क्या कर सकते हो? C V नॉट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 1/2 C V नॉट स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला फिर से आ गया ना हमारे पास, ठीक है। यार आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो वही है, ठीक है। वो चाहे कंडक्टर डिफरेंट शेप के ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पैरेलल प्लेट लो या डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर के अंदर आएगी वो बनेगी हाफ CV स्क्वायर, या फिर हाफ QV, जो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई कर दो, इनटू Q कर दो हाफ QV, या फिर हाफ Q स्क्वायर बाई C। इस तरह से आप जो है एनर्जी स्टोर को कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, उसको जरा समझते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जरा देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जरा देखिएगा, यहां पे दो केसेस बनेंगे दोस्तों। दो केसेस कौन से? केस 1 जरा देखिए। केस 1 में हमारे पास ये कोई मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर हमने कोई चार्जेस दे दिए, इसको चार्ज करके रख दिया, और कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है। यहां पे Q की वैल्यू कंजर्व है, चार्ज हमने इसके ऊपर दे दिया, और हम यहां पे फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब केस 1 में Q इज कंजर्व्ड। Q कंजर्व कब होगा? जब हम इसको कैपेसिटर प्लेट को चार्ज कर दें और उसके बाद सोर्स को रिमूव कर दें। सोर्स को रिमूव कर देंगे तो चार्ज ट्रैप हो जाएगा। अब उसके बाद हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो Q कंजर्व्ड जो है, ये वाला जो केस है, इसमें हम देखेंगे कि भाई कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस फोर्स को मैं FE लिख देता हूं, FQ लिख देता हूं। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहां पे अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा FQ, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। केस नंबर 2 जरा देखिए। केस नंबर 2 में क्या है? V नॉट इज फिक्स्ड। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो फिक्स है, और वो तभी फिक्स हो सकता है जब ये कॉन्टिन्यूसली क्या रहे? सोर्स से कनेक्टेड रहे।
ये देखिए ये वी नोट मेरा हो गया। तो इससे क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो फिक्स हो गया वी नोट। इसको आप आगे पीछे भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी नोट आपका फिक्स रहेगा। यहां पे जो चार्ज है वो अब कंजर्व नहीं रहा, चार्ज आपका बदलता रहेगा डिपेंडिंग ऑन कितना आप आगे कर रहे हो कि इसको पीछे कर रहे हो। तो यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको मैं एफ वी लिख देता हूं। अब दोनों ही केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं कि उसकी वैल्यू कैसे आती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले केस को देखते हैं, केस 1 को जरा देखें। सबसे पहले केस 1 में फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको जरा देखते हैं। तो केस 1 में हमारे पास चार्ज की वैल्यू कंजर्व्ड है। अब ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है भाई, फोर्स ड्यू टू अप्लाइड फील्ड है, जो भी यहां पे फील्ड है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे इस एफ क्यू, फिलहाल जरा देखो, फिलहाल अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये जो पोजीशन है, जो इनिशियल पोजीशन है, उसमें ये जो है ये x इक्वल टू 0 है, यहां पे x की वैल्यू x ही ले लेता हूं इन जनरल, और ये मेरी x डायरेक्शन है। तो यहां पे इसके ऊपर प्लस q चार्ज है और इसके ऊपर माइनस q चार्ज है, ये इनिशियल पोजीशन है, और यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है Fq इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब अगर मान लीजिए इस फोर्स की वजह से हम इसको हल्का सा आगे डिस्प्लेस कर दें, यहां पे dx लेंथ अगर ये आगे आ जाए, तो वर्क डन बाय द फोर्स Fq क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फील्ड हो जाएगा, और यू कैन से वर्क डन बाय सिस्टम हो जाएगा। फील्ड ने कितना वर्क किया है, एक होता है वर्क डन बाय यू, एक होता है वर्क डन बाय सिस्टम। तो वर्क डन बाय यू क्या होता है, जब आप अगेंस्ट द फील्ड काम करते हो, जिधर फील्ड इसको लेके जाना चाहती है उसके अगेंस्ट अगर आप काम करते हो तो उसको बोलते हैं वर्क डन बाय यू, मतलब फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में आपकी एनर्जी खर्च होगी और वो एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की बढ़ जाएगी, उतनी ही एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका सिस्टम ही वर्क कर रहा है, जो फोर्स सिस्टम की वजह से आया है, जो फील्ड की वजह से फोर्स आया है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रही है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो सिस्टम की एनर्जी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन बाय फील्ड इज एफ क्यू इंटू डी एक्स, पॉजिटिव वर्क डन आएगा ये। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बताओ सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कितना होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो क्या बनेगी, कितना चेंज आएगा उसमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर देंगे। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी यही होगा भाई। ठीक है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये आएगा चेंज इन एनर्जी। ठीक है, और आप जानते हो क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी तो डिक्रीज होगी, इसका मतलब फाइनल एनर्जी जो है कम आएगी इनिशियल से, तो ये नेगेटिव आएगा, dWe की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये आ जाएगा dWe, और ये जो है एफ क्यू इंटू डी एक्स, ये तो पॉजिटिव है भाई क्योंकि फोर्स भी इधर ही है, dx भी इधर ही है, ये पॉजिटिव है वर्क डन बाय द सिस्टम, ये मेरा पॉजिटिव है, और जो चेंज इन एनर्जी आएगी वो तो नेगेटिव आएगी। तो अगर मैं इनको बराबर करूंगा तो माइनस एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है भाई, ये होगा, समझिए मेरा पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हुआ। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, अब फाइनल एनर्जी कम होगी सिस्टम की, क्यों कम होगी, बिकॉज सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो उसकी खुद कुछ एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी ना। ठीक है, फाइनल एनर्जी विल बी लेस देन इनिशियल एनर्जी, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी। कितना नेगेटिव आएगी, कितना वो एनर्जी रिड्यूस हो गई है, जितना सिस्टम ने वर्क किया है। बट ये तो पॉजिटिव है और ये dWe नेगेटिव है, तो एक एक्स्ट्रा माइनस और लगा दो सो दैट ये साइन इसको कंपनसेट कर सके, साइन को हम मतलब इक्वल कर सके। ठीक है, अब जरा देखिए यहां से अगर मैं इसको जनरलाइज केस देखूं, ये तो केवल आपने x डायरेक्शन में देखा है, इन जनरल कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो ना, y में या z में, प्लेट्स को किधर भी ले सकते हो, प्लेट्स को y डायरेक्शन में भी ले सकते हो, प्लेट्स को z डायरेक्शन में भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको जनरलाइज लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा FQ डॉट DL, DL मेरी जनरल डायरेक्शन है, कोई भी हो सकती है। ठीक है भाई, जरूरी तो नहीं है कि इसको दोनों प्लेट्स को मैं x डायरेक्शन में लिखूं, रैंडम कुछ भी डायरेक्शन कर दो प्लेट्स की, और इस तरफ एक प्लेट को इस तरफ या इस तरफ मूव करोगे तो इसमें XYZ तीनों कंपोनेंट वेरी करेंगे। तो इस केस में फिर मुझे FQ डॉट DL लिखना होगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको मैं क्या लिखूंगा, जो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आया है
उसको निकालने के लिए मैं करूंगा ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डॉट डीएल। ये और ये बराबर ही होते हैं। आप बोलोगे सर ये कैसे? देखो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन के साथ ये कैसे बदल रहा है, किस रेट से बदल रहा है, पर यूनिट लेंथ ये कैसे चेंज हो रहा है, और एक्चुअल में आप कितना लेंथ चेंज हुए हो, आप डीएल लेंथ चेंज हुए हो तो डॉट डीएल कर दो। ठीक है, डीएल डायरेक्शन में आपको देखना है ना, तो डॉट लेना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस चीज को ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हो। और अब जब कंपेयर करोगे तो यहां से एफ क्यू जो आएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप निकालोगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या निकल के आएगा, वो इसके बराबर निकल के आएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। ये बहुत प्यारा केस था। और कैसे हम फिर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, और ग्रेडियंट लेके कैलकुलेट कर लेंगे भाई, लेकिन एक माइनस जरूर लगाएंगे। ठीक है ना? अगर चार्ज मेरा कंजर्व है तो आगे चल के जरा देखते हैं कि इससे क्या आंसर आएगा। बट फिलहाल अब मैं केस 2 को डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो ये तो मेरा केस 1 है, इसमें कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं था, चार्ज मेरा कंजर्व था, उसको हमने इस तरह से फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड नहीं था। नेक्स्ट आइए केस नंबर 2। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे जो रिजल्ट आया है उसको मैं इस जगह पे लिख लेता हूं सो दैट मैं याद रख सकूं। एफ क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ग्रेडियंट निकालना आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए दूसरा केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारे पास क्या है? पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स का, वो फिक्स्ड है। हमने सोर्स को कनेक्ट कर रखा है, सोर्स हमारा कनेक्टेड है V0 पे। ठीक है, इस तरह से सोर्स कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेरा फिक्स हो गया, चाहे इनको आगे पीछे करो, चाहे कहीं पे भी करो। यहां पे x की वैल्यू 0 है, यहां पे x की वैल्यू मैं x ही ले लेता हूं। ठीक है, इसके ऊपर फिलहाल कुछ चार्ज आ रखा होगा प्लस q, लेकिन प्लस q जो है वो वेरी करता रहेगा। इस बार V0 फिक्स्ड है भाई, तो q इज इक्वल टू क्या होता है? C V0। V0 तो मेरा फिक्स है, अगर आगे पीछे करोगे तो c बदलेगा ना। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट a बाई x। तो आप जानते हो अगर आपने x को चेंज किया, x को कम ज्यादा किया, तो उससे होगा ये कि c बदलेगा, और c बदलेगा तो q बदलेगा। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है इस बार जरा देखिएगा। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर मैं इसको dx आगे करता हूं, अगर मैं फोर्स जो यहां पे Fv जो फोर्स लग रहा है, अगर इसकी वजह से ये थोड़ा बहुत आगे सरकती है प्लेट, dx लेंथ आगे सरकती है, तो उससे क्या होगा? उससे आपका q बदलेगा, c बदलेगा। अब मुझे ये बताओ q बढ़ेगा या घटेगा? सबसे पहले c पे देखते हैं। अगर x की जगह पे x माइनस dx हो गया, क्योंकि dx लेंथ अब कम कर दिया ना आपने, तो x मेरा रिड्यूस हुआ है, तो c की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी, c प्लस dc हो जाएगी, आपका ये इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएगा। और कैपेसिटर अगर इंक्रीज होगा तो चार्ज भी मेरा इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब q की जगह पे क्या हो जाएगा? q प्लस dq। इसका मतलब इस प्लेट के ऊपर चार्ज इंक्रीज होगा। अगर आप कनेक्टेड सोर्स के केस में इसको Fv फोर्स की वजह से अगर ये आगे जा रही है, तो आप ये समझिए कि इसके ऊपर चार्ज इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। और जो चार्ज इंक्रीज हो गया dq, वो यहीं से तो आएगा। वो dq चार्ज कौन सप्लाई करेगा? सोर्स सप्लाई करेगा भाई, सीधी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब सोर्स जो है वो भी वर्क करेगा, सोर्स भी कुछ एनर्जी को सप्लाई करेगा। अच्छा एक बात और जरा समझिए, सोर्स ने अपनी एनर्जी सप्लाई की है, सोर्स ने इस सिस्टम में एनर्जी को पुट इन कर दिया है। ये एक तरह से एनर्जी दे रहा है इस सिस्टम को, इसने एनर्जी को डिलीवर किया है। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो Fv है, Fv डॉट dx करोगे, अगर आप मान लीजिए Fv dx करोगे, ये तो सिस्टम ने वर्क किया है ना, ये आपने तो वर्क नहीं किया। जो यहां पे फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी, उस फील्ड के अट्रैक्शन की वजह से आगे मूव किया, मान लीजिए प्लेट मेरी, तो ये फील्ड का फोर्स, फील्ड की वजह से जो फोर्स लगा था डॉट dx, इसने तो सिस्टम ने वर्क किया, तो इससे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होनी चाहिए? यूज होनी चाहिए। इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी थी वो यूज होनी चाहिए। तो इसका मतलब है, जरा देखिए, ये जो एनर्जी है ये इस सिस्टम के अंदर डाली गई है। कितनी एनर्जी डाली गई है? V0 इंटू dq। ये एनर्जी सोर्स की एनर्जी है। आप इसको V0 इंटू dq को dws बोल सकते हो, सोर्स एनर्जी बोल सकते हो। ये एनर्जी इस सोर्स ने इसको डाली है, दी है सोर्स ने,
ठीक है। अब उस दी हुई एनर्जी में से इतनी एनर्जी कम हो गई, इतनी एनर्जी कम होगी, ठीक है, क्योंकि सिस्टम ने काम किया है, सिस्टम ने काम किया तो सिस्टम की एनर्जी भाई यूज हुई है, सिस्टम की एनर्जी जो है वो यूज हुई है। अब जितनी ये कम हुई है उसके बाद भी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो बढ़ गई होगी। जितनी एनर्जी इसने दी है सोर्स ने, उसमें से इतनी एनर्जी तो सिस्टम खा गया भाई, सिस्टम ने इतना वर्क कर दिया। रिमेनिंग जो एनर्जी बचेगी इसमें से वो एनर्जी बनेगी चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो यहां पे आएगी। अच्छा एक चीज और जरा देखिए, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या बनेगी वो भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, इन प्लेट्स का पहले क्या था, पहले Q की वैल्यू ये थी CV0, ठीक है, या आप कह सकते हो चलो ठीक है CV0 थी, अब क्या होगी बताओ जरा, अब जो Q की वैल्यू है वो क्या होगी है, या पहले एनर्जी निकालो ना, इनिशियल एनर्जी क्या थी, इनिशियल एनर्जी थी हाफ CV0², ये इनिशियल एनर्जी थी, और फाइनल एनर्जी क्या होगी है हाफ V0² और C की जगह C+DC, ये फाइनल होगी है, ये इनिशियल थी, माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा dWe। अब कैपेसिटेंस तो बड़ा है भाई, तो इस बार ये जो dWe है ये इस बार पॉजिटिव आएगी, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1/2 DC इंटू V0², ये इस बार पॉजिटिव है। इसका मतलब जो एनर्जी इसने सप्लाई की है उसमें से कुछ एनर्जी सिस्टम ने वर्क किया है उसकी वजह से कम होगी, वो अगर मैं माइनस भी कर दूं, जो टोटल एनर्जी यहां से सप्लाइड है उसमें से अगर ये एनर्जी माइनस भी कर दूं, तब भी कुछ एनर्जी जो है वो पॉजिटिव बचेगी और उससे सिस्टम की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी सोर्स ने सप्लाई की उसका कुछ हिस्सा तो सिस्टम ने वर्क करने में यूज कर लिया, स्टिल उसके पास ज्यादा एनर्जी है, स्टिल उसके पास पॉजिटिव एनर्जी है जो सिस्टम की एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गई है, dWe, ठीक है, ये एनर्जी आ गई। आप समझिए इस चीज को, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया, क्योंकि इस बार सिर्फ ये थोड़े ना, इसको थोड़ा देखना है, इस बार सोर्स को भी तो देखना है ना। तो सोर्स ने कुछ एनर्जी सप्लाई की है यहां से, ठीक है, उस एनर्जी सप्लाइड में से कुछ एनर्जी ये सिस्टम ने अपना वर्क कर लिया भाई, उसमें कंज्यूम हो गया, माइनस कर दिया। जो बची हुई एनर्जी है वो क्या है, वो इंक्रीज हुई है सिस्टम की, ठीक है, तो वो dWe के बराबर कर दिया मैंने, और ये पॉजिटिव है, ये भी मेरा पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जो dWe है वो क्या है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो dWs जो था वो ये था, इसको मैं dWs लिख देता हूं, dWs माइनस FV/dx इज इक्वल टू dWe, ठीक है। अब ये जो dWs है और dWe में क्या रिलेशन है जरा देखते हैं। dWs तो ये आ गया, dWe क्या है, चेंज इन एनर्जी, वो ये है। इसको अगर मैं लिखूं हाफ V0 इंटू DC इंटू V0, ऐसे लिख सकता हूं भाई dWe को, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये तो dQ बन गया, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो यहां पे DC इंटू V0 करोगे तो dQ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ V0 इंटू dQ, ठीक है, हाफ V0 इंटू dQ। V0 इंटू dQ तो dWs है, तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है dWs, ये dWe का डबल ही तो है, ये मेरा dWe इसका डबल ही तो है ये dWs। इसका मतलब जो एनर्जी इसमें इंक्रीज हुई है उसका डबल इसने सप्लाई किया है, ध्यान दीजिए। तो dWs की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ dWe कर देता हूं मैं, माइनस FV/dx इज इक्वल टू dWe, ये लिखोगे, dWe को इधर ले आओ, तो यहां से FV/dx क्या आ गया बताओ जरा, dWe आ गया इस बार। और इसको आप क्या लिखोगे, अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो FV.dl इन जनरल अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा ग्रेडियंट ऑफ WE.dl। अब यहां से dl से dl हट जाएगा, FV की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ग्रेडियंट ऑफ, अब ये पिछले से अलग है, पिछले में माइनस था यहां पे जब चार्ज मेरा कंजर्व्ड था, इस बार क्या है बताओ जरा, इस बार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल के आएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा वो आएगा ग्रेडियंट ऑफ WE, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोनों अलग अलग हैं। तो अगर फोर्स पूछ ले कोई आपसे कि कितना फोर्स लगेगा, तो उसमें आप ये देखो कि Q कंजर्व्ड है कि V कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का ग्रेडियंट लेना है अपने को, ठीक है। इसके ऊपर जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो और बेहतर आप समझोगे इस चीज को, ठीक है। लेकिन पहले आप इस चीज को समझिए कि फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक काम करते हैं, जरा कैलकुलेट करके देखते हैं
ठीक है, तो मैं जरा इसको रब कर रहा हूं, देखते हैं दोनों से फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आती है। ठीक है, फोर्स की क्या वैल्यू निकल के आती है उसको जरा समझते हैं। चलिए अब जरा देखिए, पहले केस में अगर मैं बोलूं कि भाई इसके ऊपर मैंने x डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है, और q मेरा फिक्स्ड है, x डिस्टेंस है, तो एनर्जी WE क्या बनेगी? WE बनेगी हाफ Q²/c, ये बनेगा भाई। और c की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा? c की वैल्यू को मैं लिखूंगा ε0a/x, ये आ जाएगा WE। तो Q की वैल्यू जो आएगी वो बनेगी माइनस ऑफ del/del x ऑफ, ग्रेडियंट लेना ना इसका और माइनस के साथ, तो माइनस ऑफ del/del x ऑफ हाफ Q²x/ε0a, तो इससे बन जाएगा -1/2 एंड दिस इज Q²/2ε0 या a ε0 कर दो। ये मेरे पास फोर्स आ गया। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? माइनस सिग्निफाई बस ये अट्रैक्शन को कर रहा है कि ये जो फोर्स आएगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा, ये इस तरह से ये बस सिग्निफाई कर रहा है, तो और कुछ सिग्निफाई नहीं कर रहा है यहां पे। तो फोर्स की वैल्यू मैंने निकाल ली है Fq, जब Q मेरा फिक्स्ड है। अब आइए दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या है, मेरा V की वैल्यू फिक्स है, तो WE क्या बनेगा यहां पे? WE बनेगा हाफ CV02, ये बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई FV की वैल्यू क्या आएगी, तो FV इज ग्रेडियंट ऑफ WE बनेगा यहां पे, और उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/2 dc/dx इंटू V02, यही बनेगा भाई। और C क्या है? C होता है ε0a/x, तो dc/dx क्या आ जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा -ε0a/x²। ठीक है, जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो बन जाएगा हाफ विद माइनस साइन, x² ऊपर चला जाएगा, V02 अपॉन a ε0। ठीक है भाई, इस तरह का बन जाएगा। अब जरा देखिए, अब मैं Q की टर्म्स में निकाल रहा हूं ना इसको भी, तो इसको Q की टर्म्स में कैसे निकालोगे? हम V0 की जगह पे क्या कर देते हैं, ये बन जाएगा -12 x² डिवाइड बाई a ε0, V को लिख देते हैं Q²/c²। ठीक है, और c² की जगह पे क्या कर देते हैं? ε0a/x का, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया ना, Q = CV होता है ना भाई, तो V = Q/c, तो Q²/c², यही आएगा क्या? हाँ, एक बार चेक करो, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? ये आ गया हमारे पास dc/dx, ओहो यहाँ पे गलत लिख दिया ना मैंने। हाँ जी, जरा देखिए भाई, तो ये dc/dx की वैल्यू आ गई हमारे पास, dc/dx। अब जरा पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो बन जाएगा -12, ये बन जाएगा ε0a/x² इंटू V02, सही बात है भाई। ठीक है, अब V0 की जगह पे क्या करेंगे? V = Q/c, तो इसको मैं लिखूंगा, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है दोनों फोर्स को, तो इसको भी Q की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं ना। ठीक है, तो -1/2 ε0a/x² इंटू Q²/c²। और C क्या है? C है मेरा ε0a/x, तो इसकी जगह पे मैं क्या कर रहा हूं? ε0a/x का स्क्वायर कर देता हूं। सही बात है भाई। अब जरा देखो, ये x² से ये x² कट गया, और इसकी एक पावर जो है वहां एक पावर से कट गई भाई। बोलिए, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आया? वो आया -1/2 Q² डिवाइड बाई a ε0, ये आया। पहले भी यही आ रहा था, अभी भी यही आ रहा है, आना भी यही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी फिलहाल जो डिस्टेंस है वो x है, चाहे आप यहां पे देख रहे हो चाहे आप यहां पे देख रहे हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, और यहां पे भी चार्ज Q है, यहां पे भी चार्ज आपका एक तरह से Q ही चार्ज ले रहे हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है बताओ? सेम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ध्यान से देखिए, Q पे डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, तो मान के चल रहा हूं कि यहां पे Q और यहां पे Q सेम ही है, तो अगर सेम है तो फोर्स की वैल्यू भी सेम ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? माइनस सिर्फ अट्रैक्शन को बता रहा है। तो हमने इस कंसेप्ट को सीखा और हमने दो फॉर्मूले डिराइव किए। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है और एक हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे? कई बार आपसे फोर्सेस पूछेंगे,
तो आप बस ये देखिए कि क्या चीज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल लो फिलहाल और उसका फिर ग्रेडियंट निकाल लो, और अगर चार्ज कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालो, उसके फिर ग्रेडियंट निकालो, फिर एक एक्स्ट्रा माइनस और लगाना है आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, तो वहां पे हम फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, सो आपको क्लियर हो जाएगी कैसे हम निकालते हैं, ये सिचुएशन कैसे आती है और ये सिचुएशन कैसे आती है। दोनों सिचुएशन को देख के फिर इसके ऊपर जरा हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।